हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे और हमने इस चैप्टर पे जो गॉस की प्रमेय थी, गॉस की प्रमेय को भी कंप्लीट कर लिया था। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग देख रहे थे, जिसपे पहला नंबर अनुप्रयोग हो चुका था कि अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र वाला, ये पहला डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे, अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बात करें यार, ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल ये 5 नंबर का पेपर में आता है फिजिक्स के, ठीक है। फिजिक्स के पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। तो एकदम मस्त तरीके से यार देखेंगे, तो सब लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लो, एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। तो चलो आपका गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं, अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो सिंपल आपको करना क्या है, एक आपको लेना है अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर। तो हम यहाँ पे एक चादर ले लेते हैं, इस टाइप से बनाते हैं, देखो इसे इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आपको बना लेना है पहले चित्र, ये आपका, ठीक है। इस टाइप से बनाना है आपको। ये आपकी क्या होगी, अनंत विस्तार की एक चादर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस चादर को आपका एक समान रूप से आवेशित कर देते हैं, इसे प्लस आवेश दे देते हैं हम लोग। क्या करते हैं भैया, इसे प्लस आवेश से इसे आवेशित कर देते हैं इस टाइप से, ठीक है। इसे प्लस आवेश से इस टाइप से आपको आवेशित कर देना है, इस टाइप से, ठीक है। प्लस आवेश से हमने क्या कर दिया, इसे आवेशित कर दिया। आप क्या करते हैं, आपको इसी चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मान लो यहाँ पे चादर पे एक बिंदु यहाँ पे O है, ठीक है। ये बिंदु हमने मान लिया O, और O से यहाँ पे R मीटर दूरी पे, ठीक है। देखो यहाँ पे आप सही बनाओगे सीधा तो आपका एकदम बीच पे आएगा ये, ठीक है। इस टाइप से बनाना है आपको, जी आपका, ठीक है। O से R मीटर दूरी पे यहाँ पे आपको एक बिंदु ले लेना है P, ठीक है। O से क्या किया हमने, R मीटर दूरी पे एक बिंदु ले लिया P, इस टाइप से, ठीक है। देख लो ध्यान से, ये आपको सही से चित्र बना लेना है यहाँ पे, ये, ठीक है। हमने क्या लिया, पहले एक अनंत विस्तार की एक चादर लिया जिसे प्लस क्यू आवेश दिया। अब मान लो इस चादर के एक बिंदु O से R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, क्योंकि आपको इस चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये चादर हो गई, इस चादर के निकट एक बिंदु P ले लिया, इसी बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र हम लोग निकालेंगे। आप क्या करते हैं, देखो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हो, तो इसके चारों ओर हम क्या मान लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ को मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं, इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। इसी बिंदु P से यहाँ पे एक हम लोग गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं, और वो गॉसियन पृष्ठ होगा किस टाइप से, बेलनाकार, इस टाइप से आपको बना लेना है एक गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि गॉस की प्रमेय में भैया आपको गॉसियन पृष्ठ का यूज लेना होगा। इसे सही से बना लेना आप कॉपी पे, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड पे कम सही शायद बन पाए चित्र, तो आपको कॉपी पे अपनी सही से बना लेना इसे, इस टाइप से अच्छे से, ये, ठीक है। इस टाइप से आपका ये बेलन के आकार का बनेगा जाके, ये आपका, ये आपका क्या बन गया, आपका एक बेलनाकार बन गया पृष्ठ। इस पृष्ठ को नाम दिया जाएगा गॉसियन पृष्ठ। क्या नाम दिया जाएगा इसे, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। क्या चीज़ हो गया ये आपके पास, गॉसियन पृष्ठ हो गया, इस टाइप से, ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हो भैया, आपने पहले एक अनंत विस्तार की एक चादर लिया जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया। अब मान लो इसका यहाँ पे एक बिंदु O था, ये वाला आपका बिंदु O है। इस O से R मीटर दूरी पे एक बिंदु P है, ठीक है। इसी बिंदु P पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। अब हमने किया क्या, इस बिंदु से होकर गुजरने वाला, इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक बेलनाकार पृष्ठ ले लिया। इस पृष्ठ को नाम दे दिया गया गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है तो गॉसियन पृष्ठ लेना होगा। और क्या करते, जैसे आपने यहाँ पे एक बिंदु P ले लिया, इसी टाइप से इधर एक बिंदु मान लो P डैश है, ठीक है। जरूरी थोड़ी नहीं इधर की दिशा में हम लोग P बिंदु ले, इसी के मान लो यहाँ पे हम एक बिंदु P डैश मान लेते हैं, जो इसकी समान दूरी पे होगा और सममित बिंदु होगा, ठीक है। ये आपका R डैश दूरी पे है, जिसे हम बिंदु P डैश मान लेंगे, ये
ये बिंदु P है, ये इधर P डैश है, और इसके चारों ओर भी उसी टाइप से आप क्या बना सकते हो, जैसा ये बेलनाकार पृष्ठ बना हुआ है इस टाइप से। ठीक है, इसके चारों ओर भी आपको इस टाइप से बना देना है, इस टाइप से। ये ठीक है, इस टाइप से आपका जाके बन जाएगा, चित्र कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये आपका यहाँ पे ठीक है, इस टाइप से। मतलब कि क्या हुआ है यहाँ पे समझ लो आप लोग ध्यान से है। तो आप देखो शायद चित्र आपको अच्छा दिख रहा हो। ठीक है, क्या था यहाँ पे, हमने पहले एक क्या लिया, आवेशित चादर लिया, और क्या किया, उस चादर को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया, और इस पे एक बिंदु O माना, O से R मीटर दूरी पे एक बिंदु P है। इस बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक कौन से पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे हमने नाम दे दिया गॉसियन पृष्ठ। इस पृष्ठ को क्या नाम दे दिया, गॉसियन पृष्ठ नाम दे दिया। ठीक है भैया, इस पृष्ठ को हमने नाम दे दिया गॉसियन पृष्ठ। अब हमने माना जिस टाइप से इधर R मीटर दूरी पे एक बिंदु P है, उसी टाइप से यहाँ पे R डैश दूरी पे एक बिंदु P डैश है। ठीक है, जैसे यहाँ पे समान दूरी R पर एक बिंदु P है, वैसे ही उतनी ही दूरी R डैश पे यहाँ पे बिंदु P डैश है, और ये बिंदु P डैश और P एक दूसरे के सममित हैं, मतलब एक दूसरे से समान दूरी पे स्थित है। आप मान लेते हैं इस बिंदु P पर जो आपका एक क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल dA वेक्टर है। ठीक है, एक छोटा सा क्षेत्रफल dA वेक्टर है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, और ये दोनों एक ही दिशा पे कार्यरत हैं। ठीक है, इस बिंदु P पे जो छोटे से भाग का क्षेत्रफल dA वेक्टर है, और आपका जो वैद्युत क्षेत्र है E वेक्टर, वो एक ही दिशा पे कार्यरत, जैसे वहाँ पे होगा वैसा ही सेम आपका यहाँ पे भी होगा। ये बिंदु P डैश देखो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे भी आपका E वेक्टर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल dA वेक्टर एक ही दिशा पे होगा। ठीक है, ये भी आपका एक ही दिशा पे होगा, जैसे वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और dA वेक्टर एक ही दिशा पे, वैसे ही यहाँ पे भी एक ही दिशा पे, क्योंकि P डैश और बिंदु P एक दूसरे के सममित बिंदु हैं। और यहाँ पे जो बीच में वृत्ताकार पृष्ठ आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका जो वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर होगा और जो वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर होगा वो 90 डिग्री पे कार्यरत होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना, और आपका चित्र पूरा हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, चित्र आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस आप लोग ये जान लो। ठीक है, चित्र पूरा कंप्लीट आपका हो चुका है। है तो सिंपल भैया, इस टाइप से आपका चित्र कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या किया था, सबसे पहले हमने एक आवेशित चादर लिया, देख सकते हो जैसा कि आपको कहा गया था आनंद विस्तार की समतल अचालक चादर लेना है। हमने एक अचालक चादर ले लिया, इस पे प्लस क्यू आवेश हमने दे दिया। फिर क्या किया, बिंदु O लिया, बिंदु O से R मीटर दूरी पे एक बिंदु P लिया, इसी पे आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और हमने क्या किया, इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक बेलन के आकार का पृष्ठ बना लिया, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहा गया। जिस टाइप इधर बिंदु P था, उसी टाइप से इधर बिंदु P डैश बना, और इधर भी आपका बेलनाकार पृष्ठ बना, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहा गया। अब हमने कहा कि इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर एक ही दिशा पे है, वैसा ही सेम बिंदु P डैश पे E वेक्टर और dA वेक्टर एक ही दिशा पे है। यहाँ पे जो वृत्त के आकार का पृष्ठ देख रहे हो, यहाँ पे लेकिन क्या हुआ, E वेक्टर और dA वेक्टर 90 डिग्री पे आपका कार्यरत है। ये बात आपसे हमने कही। ठीक है, इतनी बात कहने के बाद देखो, मेन चीज़ जब कोई भी डेरिवेशन किया जाता है तो सबसे पहले चित्र बनाया जाता है, फिर उसके बगल में इसकी थ्योरी लिखी जाती है कि मतलब आपने चित्र में क्या किया, जो इसकी रचना आपने की उस रचना को आपको लिखा जाता है, फिर उसके सूत्र का निगमन होगा। तो देखो क्या लिखना है आपको इसमें कि चित्र में जो बनाया वो क्या लिखा जाए, अपनी भाषा में लिखना है, कोई आपको मतलब किताबी भाषा नहीं, अपनी भाषा में लिखना है। क्या लिखना है आपको, लिखना है माना अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर है। क्या लिखोगे, माना एक आपका अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर है, और आपका ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। अपनी भाषा में लिखो पूरा कि माना एक अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। प्लस आवेश है ना, तो प्लस आवेश से आवेशित है। अब इस पे एक बिंदु मान लो O है, O से R मीटर दूरी पे एक बिंदु P है, जिससे होकर गुजरने वाले एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और dA वेक्टर एक ही दिशा पे कार्यरत है। अब मानते हैं, लिखना माना, ठीक है, या लिख देना, अब माना कि इस बिंदु P से एक सममित बिंदु P डैश है जो कि R डैश दूरी पे है O से। ठीक है, इस बिंदु से एक सममित बिंदु O से R डैश दूरी पे एक बिंदु P डैश है, और इस पर भी वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर एक ही दिशा पे है।
और इस पे जो वृत्ताकार पृष्ठ बिंदु O पर है, इस पे ई वेक्टर और डी वेक्टर 90 डिग्री पे है। ठीक है, इतनी बातें आपको लिखनी है, अपनी भाषा में लिखना, कोई आपको किताबी भाषा नहीं बता रहे, सिंपल लिखना। माना एक अनंत विस्तार की समतलाचालक चादर है इस, और ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इस पे एक बिंदु O है, O से r मीटर दूरी पर बिंदु P है। P पर वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर डी वेक्टर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और डी वेक्टर एक ही दिशा पे है। अब इस बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक बेलन के आकार के पृष्ठ की कल्पना की, इसे गॉसियन पृष्ठ कहा गया। जैसे यहाँ पे O से r मीटर दूरी पर बिंदु P था, इसी प्रकार O से r डैश दूरी पर एक बिंदु P डैश है जो कि P के सममित बिंदु है, और इस पे भी ई वेक्टर और डी वेक्टर एक ही दिशा पे है। अब इस बिंदु O पर जो आपका ई वेक्टर और डी वेक्टर है वो 90 डिग्री पे है। इतनी बातें आपको अपनी भाषा में बना बना के यहाँ पे लिख देना है। अब इसके बाद करना है डेरिवेशन। पहले चित्र बनाना होता है, फिर उसका रचना लिखनी होती है कि रचना में आपने क्या किया, फिर डेरिवेशन करना होता है। अब करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन पे आपको करना क्या है, अनंत विस्तार की एक चादर के निकट आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा। पहले इस बिंदु P के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा, फिर P डैश के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा, फिर ये जो वृत्त के आकार का पृष्ठ है इस पे वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा। 3 वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे, तीनों को जोड़ना होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो सब आपको निकाल के बताते हैं, तब आपका सूत्र का आपका पूरा निगमन होगा। ठीक है, तो करके दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले लिखते हैं इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। लिखते हैं बिंदु, ठीक है एकदम आसान, बस आपको यार थोड़ा तो समझना पड़ेगा। लिखते हैं बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, उसे हम लिखेंगे डी फाई E1। क्या लिखेंगे, डी फाई E1 लिखेंगे। और डी फाई E1 का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और डॉट में डी ए वेक्टर। ठीक है, डी फाई E1 बराबर भैया क्या होता है, ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर। और जब यहाँ से डॉट हटता है तो इस टाइप से इसे लिख दिया जाता है डी फाई E1 बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इसे आप कैसे लिख सकते हो, ई डी ए कॉस थीटा। जब वेक्टर आपका होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसे यहाँ पे डॉट लगा हुआ है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो आप इसे लिख सकते हो ई डी ए कॉस थीटा। अब आपको पता है चूंकि ई और डी ए एक ही दिशा पे है, बिंदु P पे ई और डी ए एक ही दिशा पे है, तो यहाँ पर से लिखते हैं चूंकि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर व डी ए वेक्टर एक ही दिशा में कार्यरत है। ठीक है, एक ही दिशा में कार्यरत है, ये बात आपको लिख देनी। सिंपल, आपको भी पता है यार कि बिंदु P पे जो वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और डी ए वेक्टर है एक ही दिशा पे है, तो जब एक ही दिशा पे होंगे तो उनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से कोण लिख देना है थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले लिखा गया चूंकि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर एक ही दिशा पे कार्यरत है, अतः थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा कितने अंश का हो जाएगा, 0 डिग्री का। तब यहाँ पर से थीटा की जगह 0 रख देते हैं, तो डी फाई E1 बराबर ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना है, थीटा की जगह 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। अब आपको कॉस 0 का मान भी पता होना चाहिए। लिखते हैं चूँकि कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 0 अंश का मान होता है 1। ठीक है, चूँकि कॉस 0 अंश का मान 1 होता है तो यहाँ पे 1 रख देंगे, तो डी फाई E1 बराबर आ जाएगा ई डी ए इंटू 1। तब यहाँ पर से डी फाई E1 आ जाएगा कितना, ई डी ए, और इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ई वेक्टर व डी ए वेक्टर एक ही दिशा में कार्यरत थे तो थीटा 0 रखा, कॉस 0 का मान ये आ गया। अब ये निकला है बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जैसे बिंदु P के कारण निकला वैसे ही P डैश के कारण निकलेगा। तो यहाँ से लिखते हैं चूँकि P के सममित बिंदु P डैश है, चूँकि P के सममित बिंदु P डैश है, अतः P डैश से होकर गुजरने वाला, अतः P डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, P डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है,
जब बिंदु P के कारण जो आया वही P डैश के कारण आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जब बिंदु O से P तक की दूरी R है उस पे वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और dA वेक्टर क्षेत्रफल है, और वैसा ही यहाँ पे दूरी R डैश जो कि समान है इसी R के, जितनी R दूरी उतनी R डैश दूरी, उसी के समान बिंदु P डैश है, और इस पर भी E वेक्टर और D वेक्टर है। तो आपका बिंदु P के कारण वैद्युत फ्लक्स आया वही बिंदु P डैश के कारण आएगा, और वो आ जाएगा d फाई E2 बराबर EDA, ये भी EDA ही आपका आएगा। ऐसा क्यों हुआ, d फाई E2 बराबर EDA क्यों आया बता सकते हो आप लोग, क्योंकि इसलिए आया क्योंकि बिंदु O से जो R मीटर दूरी पे बिंदु P है और O से R डैश दूरी पे बिंदु P डैश है, ये दोनों एक दूसरे के सममित बिंदु हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर है, और इस पे भी आपका वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर है, इस पे भी आपका वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर है, और ये भी है कि दोनों एक ही दिशा में इसमें भी कार्यरत है, एक ही दिशा में इसमें भी कार्यरत है, थीटा दोनों में 0 है, इसलिए वैल्यू यही आएगी। ये दोनों निकल गए, पहले d फाई E1 निकला किसके कारण, बिंदु P के कारण, फिर बिंदु P डैश के कारण d फाई E2 निकला। अब निकालते हैं इस वृत्ताकार पृष्ठ, ये जो वृत्ताकार पृष्ठ है इसके कारण, तो यहाँ से लिखते हैं कि वृत्ताकार पृष्ठ के कारण, या लिख सकते हो वृत्ताकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, वृत्ताकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वृत्ताकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा d फाई E3, वो आ जाएगा d फाई E3 बराबर, सूत्र वही लगेगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ठीक है, या आप डायरेक्ट यही लगा सकते हो EDA कॉस थीटा, ठीक है, स्टेप बचाना चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हो EDA कॉस थीटा, ठीक है, या चलो स्टेप उसी तरह रखो यार, एक दो स्टेप ही तो बढ़ेंगे, ठीक है, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ठीक है, d फाई E3 आ गया कितना, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है कि E और dA के बीच में कोण 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे पहले इसके आगे का देखो लिखते हैं, पहले इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसके आगे का हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर से d फाई E3 बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर आया, जिसे आप कैसे लिख सकते हो, d फाई E3 बराबर EDA कॉस थीटा, EDA कॉस थीटा लिख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा था, ठीक है, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर को EDA कॉस थीटा। अब लिखो E और dA के बीच का कोण 90 डिग्री है, चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि E वेक्टर व dA वेक्टर के बीच कोण 90 डिग्री है, dA वेक्टर के बीच कोण थीटा बराबर 90 डिग्री है। अब जब कोण थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तब यहाँ पर से d फाई E3 बराबर आ जाएगा EDA कॉस 90 डिग्री, ठीक है, EDA कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू आपको पता होगी, ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती, 0, कॉस 90 का मान ज़रूर याद रखो, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0, ठीक है, कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर से जब कॉस 90 की जगह 0 रख दोगे और 0 का EDA पे गुणा होगा तो वैल्यू 0 ही आ जाएगी, तो d फाई E3 बराबर 0 आ जाएगा। इसे मान लो समीकरण 3। देख सकते हो कैसे हुआ, कॉस 90 की जगह 0 रखोगे और 0 का EDA से गुणा होगा तो 0 ही तो आएगा, 0 का चाहे जिससे गुणा करो 0 आएगा। तो ये आपका पहले निकला था बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E1, फिर बिंदु P के सममित बिंदु P डैश था, P डैश से होकर गुजरने वाला निकला d फाई E2 EDA, फिर आपका इस वृत्ताकार पृष्ठ के कारण निकला वृत्ताकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला d फाई E3 E वेक्टर डॉट dA वेक्टर से, या थीटा 90 था इसलिए d फाई E3 0 आ गया। आप क्या करते हैं, अब निकालते हैं कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्योंकि d फाई E1 d फाई E2 और d फाई E3 तीन आए हैं तो कुल निकाल लेते हैं इसका। तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा वो निकालते हैं अब, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तो वो आएगा d फाई E बराबर d फाई E1 प्लस d फाई E2 प्लस d फाई E3, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। d फाई E1 बराबर d फाई E बराबर आ जाएगा d फाई E1 प्लस d फाई E2 प्लस d फाई E3, सबकी वैल्यू रख दो। देखो d फाई E1 की EDA है तो यहाँ पर से हो जाएगा d फाई E बराबर d फाई E1 की वैल्यू EDA प्लस d फाई E2 की वैल्यू EDA है प्लस d फाई E3 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर से आ जाएगा d फाई E बराबर EDA प्लस EDA मिला के 2 EDA, ठीक है, EDA प्लस EDA मिला के 2 EDA।
और इसको मान लो समीकरण चौथा, इस टाइप से। ठीक है, क्या किया, कुछ नहीं किया, सबको जोड़ दो। इसका EDA, इसका d∅E2 वाला EDA और इसका वाला 0 मिला के 2 EDA। ठीक है, ये क्या निकला, कुल वैद्युत फ्लक्स। इसका वाला और इसका वाला जोड़ने पे कुल वैद्युत फ्लक्स निकला। अब क्या करते हैं, इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ या पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। ये जो अभी निकल के आया ना d∅, मतलब ये DA क्षेत्रफल के कारण निकला है। ये किस क्षेत्रफल के कारण निकला है, DA क्षेत्रफल, मतलब एक छोटे से क्षेत्रफल। DA एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल था। अब आपको इस पूरे बेलन के क्षेत्रफल के लिए निकालना है। ठीक है, तो यहां पर से लिखते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखते हैं हम लोग कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आएगा वो कितना आ जाएगा। ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आएगा, वो आएगा φE। वो कितना आएगा, φE। और φE कैसे निकलेगा, इस d∅E का समाकलन करने से। देखो d∅E जो है छोटे से भाग का वैद्युत फ्लक्स है, लेकिन जो φE आएगा वो संपूर्ण भाग का आएगा। तो अगर संपूर्ण भाग का निकालना है तो आपको इस छोटे से भाग का कर देना है समाकलन। तो यहाँ पे लगाओ समाकलन का चिन्ह इस टाइप से। ठीक है, ये आपका समाकलन का चिन्ह हो जाएगा बंद समाकलन का, और आगे वैल्यू रख दो d∅E। ठीक है, d∅E, तो यहाँ पर से आ जाएगा φE बराबर समाकलन d∅E की जगह रख दो 2 EDA, तो 2 EDA। अब आगे क्या करना है, 2E को बाहर ले लो, तो φE बराबर 2E बाहर आ गया, समाकलन DA। सही से बना दे, 2E बाहर आ गया, समाकलन DA। ठीक है, समाकलन DA। अब DA क्या था, छोटे से भाग का क्षेत्रफल, तो समाकलन DA क्या हो जाएगा, पूरे भाग का क्षेत्रफल, जो कि आ जाएगा समाकलन DA बराबर A। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं चूँकि समाकलन DA किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि DA जो था वो छोटे से भाग का है, जब उसका समाकलन करोगे तो आपको पूरे भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, और वो कितना आएगा, A आ जाएगा। तो यहाँ पर से φE बराबर हो जाएगा 2E इंटू A, और इसे कौन सा समीकरण मान ले, 5वां समीकरण। इसे मान लेते हैं 5वां समीकरण। ठीक है, अब आधा डेरिवेशन आपका हो चुका है, एकदम थोड़ा सा बचा है। अब केवल आपको करना क्या है, गॉस की प्रमेय लगानी है, और सूत्र आपका पूरा आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखो φE बराबर 2E इंटू A आया, इसी के आगे का आपको सॉल्व करना है। तो पहले बात करें, इतना आपको समझ में आया कि नहीं, इतना सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़े हम। ठीक है, क्या किया था एक बार फिर से आपको समझा दें। आपके पास पहले एक आवेशित चादर थी, उस पे बिंदु O था, O से R मीटर दूरी पे बिंदु P था, जिस पे आपने गॉसियन पृष्ठ बनाया, और उस पे वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और DA वेक्टर आपका क्षेत्रफल था। जैसे यहाँ पे बिंदु P था, वैसे यहाँ पे बिंदु P डैश था। यहाँ पे भी आपका E वेक्टर और D वेक्टर एक ही दिशा पे है, यहाँ पे भी एक ही दिशा पे, लेकिन जो यहाँ पे वृत्ताकार पृष्ठ है, यहाँ पे E वेक्टर और DA वेक्टर 90 पे था। ठीक है, 90 डिग्री पे कार्यरत था। तो हमने सबसे पहले बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला, उसके कारण d∅E1 आया EDA। फिर हमने चूंकि P के सम्मित बिंदु P डैश है, तो P डैश से होकर गुजरने वाला निकाला d∅E2 EDA। आप क्या करेंगे, यहाँ पे वृत्ताकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे d∅E3। तो यहाँ पे थीटा 90 है, तो थीटा 90 रखोगे, cos 90 की वैल्यू 0, तो d∅E3 आएगा 0। अब यहाँ पर निकालना है कुल वैद्युत फ्लक्स, तो आएगा d∅E बराबर 2 EDA, मतलब इसको और इसको जोड़ दो। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ से, अब हमें निकालना संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, तो लिखते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वो क्या आ जाएगा, φE बराबर समाकलन d∅। इस d∅E का समाकलन कर दो, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, मतलब इस पूरे गॉसियन पृष्ठ, ये जो गॉसियन पृष्ठ आपने बनाया है, इस गॉसियन पृष्ठ का निकल आएगा। गॉसियन पृष्ठ कौन सा, ये जो बेलन के आकार का आपने बना रखा है, यही गॉसियन पृष्ठ है। तो इसके कारण आ जाएगा φE बराबर समाकलन 2 EDA। अब इस 2E को बाहर ले लो, समाकलन DA। अब DA छोटे से भाग का क्षेत्रफल, जब उसका समाकलन करोगे तो संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल A मिल जाएगा, तो φE बराबर 2 इंटू A। इसे मान लो समीकरण 5। आप देखो क्या करते हैं, इससे आगे सॉल्व करते हैं, तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो। हम इधर वाला इरेज कर देंगे, ये इधर का, और इसके आगे आपको करके दिखाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको इरेज कर देते हैं।
ठीक है, सिंपल इतना आने के बाद अब आगे का डेरिवेशन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इतना आने के बाद आपको क्या करना है, आपको लगाना है आवेश का पृष्ठीय घनत्व। ठीक है, हमने आपको आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व एक वीडियो बना के अलग आपको पूरा पढ़ा दिया था। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए उन्होंने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिक्स की, आप उस पर जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसके आगे जब इतना हो जाए इसके आगे आपको क्या लिखना है, यहाँ से लिखना है आवेश के पृष्ठीय घनत्व से, आवेश के पृष्ठीय घनत्व या आवेश के पृष्ठ घनत्व से, आवेश के पृष्ठ घनत्व से। ठीक है, यहाँ पे आपको आवेश का पृष्ठ घनत्व का सूत्र लगाना है और उसका सूत्र होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन में A। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन में A। सिग्मा होता है यहाँ पे, इसे बोला जाता है सिग्मा, और ये है आवेश का पृष्ठ घनत्व। Q होता है आवेश, आवेश क्यों आया, क्योंकि ये प्लस Q आवेश से आवेशित है, और A क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, Q है आवेश और A है क्षेत्रफल। अगर यहाँ से Q का मान निकाले तो Q बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू A, और इसे मान लेंगे समीकरण 6वां। ठीक है, देख सकते हो सिग्मा बराबर Q अपॉन A, Q का मान निकालोगे तो A का सिग्मा के साथ गुणा तो सिग्मा इंटू A, ये लगा आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो Q बराबर सिग्मा इंटू A। आप क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, तो यहाँ से लिखते हैं आप गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय से, गॉस की कॉमा लगा लो यहाँ पे, अब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय यहाँ पे यूज कर देते हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर से देखो आपको करना क्या है, ये गॉस की प्रमेय होती सबको पता है, Q होता है आवेश, एप्सिलॉन नॉट होती निर्वात की वैद्युतशीलता, और फाई ई होता है वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पर आपको Q का मान रख देना है सिग्मा इंटू ए, ये यहाँ पे Q का मान आपने निकाला सिग्मा इंटू ए, यहीं पर आपको रख देना है Q का मान सिग्मा इंटू ए। तो फाई ई बराबर आ जाएगा सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसे मान लो समीकरण नंबर 7, 6 बना था ये 7वां ये आ गया। ठीक है, इस टाइप से देख सकते हो, कुछ नहीं किया, पहले आवेश का पृष्ठ घनत्व लगाया सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए, यहाँ से आ गया Q बराबर सिग्मा इंटू ए। अब गॉस की प्रमेय लगाई, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q का मान रख दिया सिग्मा इंटू ए, तो फाई बराबर सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। आप देखो अगर बात करें ये जो समीकरण 7 बना और ये जो समीकरण 5 बना, इसमें इस साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बायां पक्ष इधर भी फाई ई है और इसमें भी बायां पक्ष इधर फाई ई है, तो मतलब जब दोनों ओर इधर इधर का फाई ई है अर्थात इधर का पक्ष बायां पक्ष जो है, इधर का बायां पक्ष जो आपस में समान है, तो ये जो दायां पक्ष होगा ये भी आपस में समान हो जाएगा। आपको यहाँ पर से लिखना क्या है, समीकरण 5 व 7 से, समीकरण 5 व 7 से, समीकरण 5 व 7 से क्या हो जाएगा, देखो जब इधर का दायां पक्ष इसके दाएं पक्ष के बराबर, क्या बराबर, देखो फाई ई इधर भी है इधर भी फाई, तो दोनों सेम है, इधर का फाई इधर का फाई सेम, तो इधर का सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर से आप लिख सकते हो सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर में 2E इंटू ए, 2E इंटू ए। कैसे हुआ सबको समझ में आया कि नहीं, देख लो समीकरण 7 पे इधर फाई है, समीकरण 5 पे भी इधर फाई, तो मतलब दोनों सेम है, तो इधर का जो है ये इसके सेम हो जाएगा, तो सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E इंटू ए, इतना हुआ है बस। अब अगर बात करें आप देखोगे इधर भी ए है इधर भी ए है, तो देखो इसे क्या करते, ये जो 2A है इसे नीचे भेज दो, तो E का मान आ जाएगा यहाँ से सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो 2A इसके साथ गुणे में था ये नीचे भाग में आ जाएगा 2A। देख लो ध्यान से, कुछ नहीं किया, ये 2A इधर गुणे में था इसके पास आ गया भाग में, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A। अब यहाँ पर A से A कैंसिल हो जाएगा, E बराबर सूत्र आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही आपका सूत्र आएगा। ठीक है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आप लिख सकते हो यहाँ पर से कि यही क्या लिख देना, इसके नीचे लिखना यही अनंत विस्तार की, ठीक है, यही अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट, यही अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट, समतल अचालक चादर के निकट, चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
का सूत्र है। ये चीज़ आपको लास्ट में लिख देना है, ठीक है। जब ये फॉर्मूला आ जाए E = σ/2ε0, और जहाँ E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक भी याद रखो न्यूटन बटा कूलाम। तो यहाँ पर से क्या आ गया, E = σ/2ε0 न्यूटन बटा कूलाम। यही आपका अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट सूत्र है। तो हमने लिख दिया यही अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इतना कर देते हो तो 5 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं। देखो आपने सबसे पहले देखो डेरिवेशन तो बड़ा है, समझना पड़ेगा आपको अच्छे से, ठीक है, प्रैक्टिस से ही आएगा। सबसे पहले आपका अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर थी, हमने इस टाइप से आपका चादर बनाया, ठीक है। तो आपको कॉपी पे अच्छे से पटरी से बनाना, यहाँ पे तो पटरी से बनाना ही है, तो इस टाइप से बनाए, ठीक है। चादर बनी, उसके बाद इसे +q आवेश दिया, बिंदु O से r मीटर दूरी पे बिंदु P माना, इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया जो कि बेलन के आकार का है। जैसे यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ बना वैसे यहाँ पे बना, और बिंदु P डैश हुआ। यहाँ पे E वेक्टर और D वेक्टर एक ही दिशा पे कार्यरत है, यहाँ पे भी एक ही दिशा में कार्यरत है। फिर क्या किया, सबसे पहले बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E1 निकाला था, जो कि कितना आया था, EDA आया था। भी बिंदु P डैश के कारण निकाला d फाई E2, जो कि EDA आया। फिर वृत्ताकार पृष्ठ के कारण निकाला, जो कि d फाई E3 0 आया था। फिर कुल वैद्युत फ्लक्स यहाँ से निकाला तो d फाई E = 2EDA आया। फिर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण निकाला, फाई E = 2 × A आया। फिर आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो इसके बाद इतना जब हो जाए, इसके बाद कॉपी पे नीचे से लिखना आवेश के पृष्ठ घनत्व से σ = Q/A, Q = σ × A। अब गॉस की प्रमेय लगाना, फाई = σA। फिर समीकरण 5 व 6 से ये 5 व 7 से, ये समीकरण 5 कहाँ गया, 5 ही इधर है, ये 5वां समीकरण, ये 7वां समीकरण। तो इसमें भी इधर फाई था, इसमें भी फाई, तो 2E × A आपका σ A के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 2E × A σ A/ε0 भी नीचे, σ A/ε0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से E का मान निकालोगे तो σ A/ε0 × 2A, A से कैंसिल, तो E = σ/2ε0 न्यूटन बटा कूलाम। और यही अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो आशा करते हैं सबको ये समझ में आ चुका है। तो समझ में आया यार तो वीडियो को लाइक कर देना, और भाई चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं इसके अगले वीडियो पे। और यार आप लोग को बता दें कि इस चैप्टर के जितने भी वीडियो हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के, जितने भी अभी तक वीडियो हो चुके हैं, आपका कूलाम के नियम से लेकर जितना अभी तक पढ़ाया हमने, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिक्स की, उस पर आपको मिल जाएंगे सारे वीडियो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे क्लास 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, ठीक है, उस पर भी आप जाके केमिस्ट्री की वीडियो देख सकते हो। तो मस्त तैयारी चल रही केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी तैयारी मस्त बना सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट कर लो इसका।